देखो अच्छा, देखो अच्छा, अब आज हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष देखो बनने के लिए दो कंडीशन आवश्यक होनी चाहिए। एक तो सूर्य का प्रकाश है ना, और दूसरा क्या है, जिस समय इंद्रधनुष बनता है तो उस समय बरसात का मौसम होना चाहिए, बारिश का मौसम होना चाहिए। ठीक है, यानी बारिश हो रही हो कहीं। तो यहाँ पे देखो हमने चित्र एक बनाया है बढ़िया सा, है ना, ये बादल है, यहाँ पे बारिश हो रही है, और इस तरह देखो ये सूर्य है, ये निकला हुआ है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब जब सूर्य एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इंद्रधनुष देखो यहाँ पे बन गया। कैसे बना ये आपको समझाना है। ठीक है, तो हो गया क्या बच्चों कि जब एक समय कहीं पे बारिश हो रही होती है तो बारिश की बहुत सारी बूंदें जो हैं वो गिर रही होती हैं, और वो जो बहुत सारी बूंदें होती हैं वास्तव में वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। प्रिज्म क्या करता है, तो प्रिज्म हमको मालूम है कि प्रकाश का जो श्वेत रंग होता है उसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो बिल्कुल यही काम यहाँ पे बारिश की बूंदें करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी कि सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है इस पर टकराएगा, तो टकराने के पश्चात ये बारिश की बूंद जो है ये इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देगा। क्योंकि यहाँ पे बारिश की एक बूंद नहीं है, लाखों करोड़ों बूंदों हैं, तो ये सारी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करेंगी और एक साथ मिल के जितना प्रकाश आ रहा है इस पर सभी को 7 रंगों में विभक्त। तो बात समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारी बूंदें हैं और एक बड़ी सी बूंद ले करके हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं ये एक बड़ी सी बूंद है, देखो ये बड़ी सी बूंद है। ठीक है, तो इस पे जब सूर्य का प्रकाश आएगा, यहाँ से मान लो ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है इस तरीके से आ करके जैसे इस पे पड़ेगा, यहाँ पे देखो जैसे इस पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा, बात समझना, ये बूंद क्या करेगी, एक प्रिज्म का कार्य करती है। तो हमें मालूम है कि प्रिज्म क्या करता है कि उससे जब प्रकाश बाहर निकलता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है कि नहीं। तो ये बूंद क्या करेगी, इससे प्रकाश बाहर निकलेगा तो, लेकिन ये इस दिशा में नहीं निकलेगा, वो इधर को निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, और जिस कारण ये प्रकाश इस दिशा में बाहर की ओर निकलेगा। और जब इस दिशा में बाहर की ओर निकलेगा तो ये एक रंग में नहीं, ये 7 रंगों में विभक्त होकर के निकलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जिस तरीके से इसमें ये घटना हुई है प्रकाश की, इस बूंद ने क्या किया, सबसे पहले प्रकाश इसमें जब प्रवेश किया होगा तो इसने क्या किया, उस प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर दिया। साथ ही ये चूंकि प्रकाश जो है, ये बूंद जो है इस प्रकाश के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरह कार्य करेगी, या इस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगा, तो जिसके कारण ये प्रकाश जो है इसी दिशा में वापस निकल आएगा। और ये सारी बूंदें एक साथ ऐसा करती हैं, और जब ये एक साथ सारी बूंदें जो बरस रही हैं ये सारी एक साथ ऐसा करेंगी, तो एक साथ जब प्रकाश जा कर के मिलता है तो इंद्रधनुष जा कर के यहाँ पे बन जाता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और जब ये इंद्रधनुष बन जाता है तो ये बड़ा सा इस तरीके से अर्धवृत्ताकार हमको दिखाई देता है। तो मान लो ये कि बच्चा देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये ठीक, ये इंद्रधनुष देखेगा तो ये इसका चेहरा इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा कि नहीं, ऐसे इसका चेहरा होगा तो इसको इंद्रधनुष ये बड़ा सा दिखाई देगा। और साथ ही साथ जो सूर्य है वो जस्ट इसके पीठ की ओर है, यानी ये जैसा इधर खड़ा हुआ तो इधर पीठ है, तो सूर्य जो है इंद्रधनुष देखने के लिए इस बच्चे की जो पीठ है वो सूर्य की तरफ होनी चाहिए। क्लियर। और साथ ही साथ आप देखोगे क्या कि जो ये इंद्रधनुष बनता है, ये इंद्रधनुष बनता है, ये वास्तव में आपको यहाँ पे देख रहे हो तो ये अर्धवृत्ताकार है, यहाँ पे इस बच्चे को अर्धवृत्ताकार दिखता है, लेकिन ये अर्धवृत्ताकार इंद्रधनुष नहीं होता है, ये पूर्ण वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, मतलब ये पूरा ऐसा इंद्रधनुष बनेगा इस तरीके से, बड़ा सा वृत्त बनता है। लेकिन फिर हमको आधा क्यों दिखता है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा जो पृथ्वी है उसके सिरे में दबा रहता है। यानी अगर आपको अंतरिक्ष से उड़ा करके देखा जाए, मतलब वायुयान के द्वारा उड़ा करके ऊपर से देखा जाए, तो आपको पूरा इंद्रधनुष दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इंद्रधनुष जो है वो किस तरीके से बनता है, वो आपको हमने बता दिया। प्रकाश की जो ये सारी बूंद जो होती है ये 2 काम करती है, पहला तो प्रिज्म का, दूसरा इसमें ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी कराती है, जिस कारण जो हमारा इंद्रधनुष बनेगा वो जिधर से प्रकाश आ रहा है उसी दिशा में बनता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और उसको देखने के लिए व्यक्ति की पीठ जो है वो सूर्य की तरफ होनी चाहिए, और जो ये इंद्रधनुष बनता है ये हमको भले ही अर्धवृत्ताकार दिखता है, आधा दिखता है आसमान में, लेकिन वो आधा नहीं होता, वो नीचे पृथ्वी तक होता है, अंदर पूरा वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इंद्रधनुष बनता है। क्लियर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में लिखना क्या एग्जाम में अगर आ गया तो वो आप देख लीजिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम, सर आइजैक न्यूटन जो है वो एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने पहली बार जो है स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए एक प्रिज्म का प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, आइजैक न्यूटन। ठीक है, इन्होंने स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इंद्रधनुष बनता कैसे है, तो इसके बारे में इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात
आकाश में सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है। मतलब जो वर्षा होती है तो उसके बाद आकाश में सूक्ष्म कणों द्वारा दिखाई देने वाला एक स्पेक्ट्रम ही तो है। अच्छा, फिर यह वर्षा की बूंदों के परिक्षेपण, परिक्षेपण का मतलब 7 रंगों में विभक्त होना, ये वर्षा की बूंदों के परिक्षेपण के कारण बनता है। उसी कारण तो बनता है, 7 रंग में व्यक्त कर देता है। जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर पड़ती हैं तो प्रत्येक बूंद प्रिज्म की बात कार्य करती है, जिससे प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। साथ ही साथ प्रकाश की बूंद से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये हुआ। अच्छा ठीक है, जिससे इंद्रधनुष उसी दिशा में बनता है। मतलब यहाँ पे जिस दिशा से प्रकाश आया उसी दिशा में इंद्रधनुष बनता है। जिस तरफ से प्रकाश आया हो, इंद्रधनुष को देखने के लिए व्यक्ति की पीठ जो है सूर्य की ओर होनी चाहिए और साथ ही साथ इंद्रधनुष एक पूर्ण वृत्ताकार रूप में बनता है। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि पूर्ण वृत्ताकार रूप में है तो इसके लिए आपको अंतरिक्ष से देखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? तो ये बात आपको इंद्रधनुष कैसे बनता है आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो अगला जो है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन समझने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के समय जब आग जलाई जाती है ना, तो आग से क्या होता है, इस तरीके से धुआं निकलता है ना, ऐसे धुआं जलता हुआ निकलता है टेढ़ा मेढ़ा। अब है कि ऐसे जब धुआं निकल रहा हो ऐसे कभी भी, तो आप देखोगे जिस तरफ आप बैठे हो इस तरफ धुआं निकल रहा है, इस तरफ धुआं निकल रहा है, आप इधर बैठे हो और उसके कुछ दूरी पर कुछ लोग बैठे हो। ठीक है, या कोई भी चीज़ रखी हो तो जब ऐसे धुआं निकलेगा ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, तो आप जब इधर से उन लोगों को देखोगे या दूर पे हो, कुछ थोड़ा एकदम पास ही ना बैठा हो, कुछ दूर पे हो, तो देखोगे क्या उस धुएं से जो वो लोग आप उन लोगों को अगर देखोगे तो वो लोग एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। होता है कि नहीं? और कभी कभी वो चित्र जो है कुछ हिलटा उल्टा दिखाई देगा, नहीं देखा होगा। जैसे आग कहीं पे जल रही हो, ऐसे धुआं निकल रहा हो, दूर वो खड़ा हो व्यक्ति और आप भी दूर खड़े हो, तो क्या होगा कि उस व्यक्ति का चित्र यानी वो व्यक्ति है वो एकदम स्पष्ट आपको नहीं दिखाई, एकदम साफ नहीं दिखाई देगा और दिखेगा भी तो ऐसे कभी कभी ऐसे हिलता दुलता दिखता है, जैसे पानी में नहीं होता है उस तरीके से। तो वास्तव में जो ये घटना है, इसी घटना को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब होता कैसे क्या है तो इसको समझिए कि इस समय जब क्या होता है कि जब आग यहाँ पे जल रही हो, मान लो यहाँ पे आग जल रही है, तो क्या मालूम बच्चों आपको कि यहाँ पे वायु है, पूरी वायु है। अब ये वायु के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो गर्म होने लगते हैं। बात समझ रहे बेटा? तो वो जब छोटे छोटे जो यहाँ पे बहुत सारे कण थे, ये देखो बच्चों बहुत सारे कण जो हैं ये जब गर्म होने लगेंगे, तो जब गर्म होंगे तो क्या होगा, ये ऊपर भगेंगे। अब ये वाले कण यहाँ जैसे ही गर्म हुए तो ये तुरंत ऊपर भगने लगते हैं फटाफट। और जैसे ही ऊपर भगेंगे तो देखो बच्चों होता क्या, वायु में हलचल पैदा हो जाती है। कैसी हलचल कि ये वाले कण तो छोड़ करके ऊपर चले जाएंगे, यहाँ ऊपर चले जाएंगे यहाँ। ठीक, तो ऊपर की वायु कैसी होती जाएगी, सघन। और नीचे देखो यहाँ पे ठंडे कण जो है यहाँ पे, अब जब देखा कि यहाँ पे कोई कण नहीं है तो ठंडे कण तुरंत यहाँ पे ऐसे आना शुरू कर देते। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और जब ये आना शुरू कर देंगे तो जैसे आएंगे कि अरे वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, चलो वहाँ चलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इस खाली जगह में ये वाले ठंडे वाले कण आएंगे तो फिर आग इनको गर्म करना चालू कर देगी, तो ये फिर ऊपर भागेंगे, तो फिर इधर से आएंगे। तो यही घटना जब होती रहती बार बार, तो कहीं कहीं पे वायु सघन होती, कहीं कहीं की विरल होती, कहीं कहीं विरल कहीं सघन, कहीं विरल कहीं सघन। तो लगातार क्या होता है, वायु सघन विरल होती रहती है ऐसे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उससे क्या होता है, हमें मालूम है जो वायु सघन होगी या जो चीज़ सघन होती है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और जो वायु विरल होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है। बिल्कुल सही है कि नहीं? अब जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो या तो अभिलंब से दूर हटती है या तो पास आती है, ऐसा तो होता है कि नहीं? अच्छा, ये तो बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे मान लो कोई चित्र है, कुछ रखा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो उसकी जब प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, इससे होकर के गुजरेगी, तो कई बार वो कभी इधर तिरछी होगी। देखो इधर मान लो ये व्यक्ति है, ये ठीक है बच्चों, ये मान लो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो इससे जब प्रकाश की किरण चली और जैसे ही यहाँ पे आएगी, चूंकि यहाँ वायु बार बार कहीं सघन हो रही कहीं विरल हो रही, तो ये बार बार अपने पथ से भटकेगी, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, और इसके ऐसे यहाँ पे गई। ठीक, बात समझ पा रहे हो नहीं? जब कई बार ये पथ से भटक चुकी होगी तो हो सकता है कि उसको लगे कि जो ये प्रकाश मान लो ऐसे यहाँ पे आ गई, ऐसे फिर से गड़बड़ हो गया, ऐसे यहाँ पे इसकी आंखों में पड़ा ऐसे प्रकाश। ठीक, तो उसे लगेगा कि जो वस्तु है वो वस्तु जो है वो यहाँ से आ रही है, तो उसको प्रतिबिंब वस्तु का यहाँ दिखाई देगा, लेकिन वस्तु है कहाँ एक्चुअल में, यहाँ। लेकिन अचानक अगले ही क्षण फिर वायु परिवर्तित हो गई, फिर चूंकि बार बार ये परिवर्तन हो रहा है, अब फिर वायु परिवर्तित हो गई, सघन विरल हो रहा है ना लगातार। तो अब की इस बार जो है उसको ऐसा लगेगा कि ये वायु यहाँ से आ रही, तो चित्र कभी ऊपर दिखेगा कभी नीचे, तभी वो चित्र हलता डुलता दिखाई
देता है और स्पष्ट नहीं दिखाई देता। बच्चों बात समझ पे आए कि नहीं? प्रकाश की इसी घटना को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं और इसी घटना के कारण जो तारे हैं वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और इसी घटना के कारण एक और घटना होती है कि जब सूर्य सुबह सुबह निकलता है बच्चों, तो सुबह सुबह जैसे सूर्य उदय होता है तो सुबह आपको सुबह हो जाएगी एकदम, आपको सूर्य नहीं दिखेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है? तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो होता है सूर्य कुछ देर पहले उगाता है ये मान सकते हो, या कुछ देर बाद में अस्त होता है। ठीक है, तो इनका भी कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो इसको एक बार अब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब कभी आग की भट्ठी आदि जलती है तो उसके ऊपर उपस्थित वायु गर्म होने लगती है, जिससे वायु के गर्म कण ऊपर उठने लगते हैं। अभी बताया हमने आपको, इस कारण वायु कहीं सघन हो जाती है और कहीं विरल हो जाती है। इस स्थिति में किसी वस्तु को देखने पर उसका जो प्रतिबिंब होगा वो झिलमिलाता हुआ या हिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यह वायु के अपवर्तनांक परिवर्तन के, भाई चूंकि बार बार कहीं वायु सघन हो जा रही है कहीं विरल हो रही है, तो जहाँ वायु सघन होगी उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और जहाँ विरल होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो अपवर्तनांक बार बार परिवर्तित हो रहा है तो अपवर्तन की घटना भी बार बार तो परिवर्तित होगी। तो फिर क्या लिखा है, यह वायु के अपवर्तनांक परिवर्तन तथा उसके अपवर्तन के कारण होता है, इसी घटना को हम वायुमंडलीय अपवर्तन। बात समझ में आई कि बच्चों की नहीं? अब हम वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हम ये जानेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, ठीक। देखो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो आप बताओगे तारे जो होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो होता है क्या है कि शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब दिन में सूर्य निकलता है तो वायुमंडल जो होता है ज़्यादा गर्म होता है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो वायु जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। अब जब ठंडी हो जाएगी वायु, तो देखो ये मान लो हमारा वायुमंडल है, और जैसे ही वायु ठंडी हो जाएगी तो ठंडी वायु नीचे आने लगती है ना, तो जैसे ही नीचे आएगी तो क्या होगा, नीचे वायु सघन होती जाएगी, ऊपर विरल होती जाएगी। ठीक, तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। होता क्या है जब नीचे वायु की परतें कैसी हो जाती हैं, सघन हो जाती हैं, ऊपर विरल हो जाती है, तो सूर्य जो ये तारे हैं चूँकि हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर ये हैं, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो जब वहाँ से जब प्रकाश चलेगा, बात समझना बच्चों, वहाँ से जब प्रकाश चलेगा, इतनी दूर से प्रकाश जब आएगा तारों का, तो पहली बात तो प्रकाश जब आते उसकी जो मात्रा है, तीव्रता है, वो घट जाती है कि नहीं? आप टॉर्च लगाओ अगर, तो टॉर्च बहुत ज़्यादा उसकी रोशनी 1 किलोमीटर तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसकी तीव्रता घटती जाती है। ऐसे ही जो तारे हैं उनकी तीव्रता का जो प्रकाश है वो आते पृथ्वी तक घटता जाता है। ठीक, और साथ ही साथ जब ये पृथ्वी तक आता है बच्चों, तो चूंकि वायुमंडल में जो लेयर हैं ऐसी लेयर होंगी, तो ऊपर वाली विरल, नीचे वाली सघन, फिर विरल, फिर सघन, ऐसा होता है स्थिति। तो बार बार इन लेयरों में क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, और जब अपवर्तन होता है बार बार, तो इसी अपवर्तन के कारण जब अंत में पृथ्वी तक ये प्रकाश पहुँचता है तो कभी इनकी एक्चुअल स्थिति तारों की दिखती है और कभी आभासी दिखती है, कभी एक्चुअल कभी आभासी। ठीक है, तो इसी कारण जो तारे हैं वो कभी बहुत तेज जलते हुए, कभी एकदम कम, फिर तेज, फिर कम, ऐसा होता है कि नहीं? तो इन्हीं को तो कहते हैं टिमटिमाना। तो चूंकि जब प्रकाश आया यहाँ पे तो बहुत लेयरों में इसका क्या हो चुका होता है, अपवर्तन। तो कभी इसकी आभासी वास्तविक स्थिति हमको दिखती है, कभी आभासी दिखती है, इसी कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, लेकिन तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन चंद्रमा ये भी तो एक तरीके से इसको भी टिमटिमाना चाहिए फिर इस। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के बहुत समीप है। जब ये बहुत समीप है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आ जाता है। अब ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अगर आ गया है और ये बहुत समीप है तो उतनी बार पहली बात तो अपवर्तन नहीं होगा, और ऊपर से इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश आ रहा है, तो इसी कारण जो आपका चंद्रमा यानी ग्रह जो होते हैं वो नहीं टिमटिमाते हैं, जबकि तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी है, पेपर में आएगा तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, लिखा हुआ है तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद वायुमंडल ठंडा होने लगता है, जिस कारण वायु की निचली परतें सघन होने लगती हैं, जिससे तारों से आने वाला प्रकाश बार बार अपवर्तन होता है। तारों से जो प्रकाश आ रहा है उसमें बार बार अपवर्तन होता रहता है, और अंत में जब प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो तारे की वास्तविक स्थिति को नहीं प्रदर्शित करता। ठीक है, फिर क्या लिखा है, जिसका
कभी तारे का वास्तविक जिस कारण ठीक है, जिस कारण कभी तारे का वास्तविक तथा कभी आभासी प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है। तो कभी वास्तविक दिखेगा, कभी आभासी। तो इसी कारण तारे जो हैं हमें कैसे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं, तो ये बता दिया क्यों नहीं टिमटिमाते हैं ग्रह। इसका कारण है पृथ्वी समीप है, ठीक है, और ये बड़े प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए आपके चंद्रमा नहीं टिमटिमाते हैं, सूर्य नहीं टिमटिमाता है। ठीक है, क्योंकि तारे की अपेक्षा ये पास में है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? तो नोट कर लो।